खतरा है, उससे खतरा है। और फिर दूसरा एजुकेशन की कमी है। दूसरा उससे भी बड़ी बात, लोगों ने वोट की वैल्यू नहीं की। वोट क्या होता है, कैसे मिला, क्यों मिला, क्या होगा, इसकी प्रक्रिया को लोगों को नहीं पता। अभी लोगों को पता है कि वोट एक दिन आएगा, जैसे जयंती आती है ऐसे एक दिन आएगा, हमें वोट डालने जाना है। अगर उनको ये पता लग जाए कि वोट से क्या निर्माण होगा, वोट का क्या परिणाम होगा, वोट की सुरक्षा कैसे होगी, वोट से क्या बदलाव होगा, जिस दिन ये बहुजन समाज के लोग इस बात को समझ जाएंगे तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ परिवर्तन है। लेकिन बहुजन समाज के जो लोग हैं वो ही उनको गला फुसला कर वो दूसरी ओर ले जाते हैं। मैं आपसे ही नहीं कह रहा, मैं सिर्फ और तमाम जो बहुजन नेता है मैं उनसे भी कह रहा हूँ, वो लोग भी जागरूक करते हैं। लेकिन जब चुनाव का समय आ जाता है तो जो चुनिंदा लोग होते हैं दूसरे, तो वो लोग खींचकर जो है अपनी ओर ले जाते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, अभी उन्होंने वोट को एक जिम्मेदारी के तौर पर नहीं दिया। वोट कितनी जिम्मेदारी देना है, मैंने बताया ना अपनी लाइफ में काशीराम साहब कह रहे हैं, जैसे बहन बेटी की रक्षा होती है वैसे वोट की रक्षा करनी है। और वोट को किसी को बेचना नहीं है। जैसे उन्होंने कहा वोट का अधिकार आपको बिकने के लिए नहीं दिया, आपको गुलामी से मुक्ति के लिए, जिसको जातिवाद से परेशानी जो महसूस करता है। हम आग मतलब बिल्ली को देख के कबूतर रेत में सब देंगे और ये सोचे कि बिल्ली को मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, तो गलती बिल्ली की कबूतर की। अगर हम ये खुद सोच लें चुनाव के समय कि नहीं भाई हम पे तो कोई शोषण नहीं होता, हमें तो जाति के लिए अपमानित नहीं किया जाता, जाति आधारित काम को हमें जोड़ के और हमें जो है तमाम तरह की चीज़ों से नकारा नहीं जाता, हमें मंदिर में घोड़ी पे चलने तमाम तरह की चीज़ों से जो है जो प्रताड़ित किया जाता है, ये भूल जाए तो वो किसी को वोट दे देंगे। दुश्मन को वोट देने का मतलब समझते हैं क्या होता है? दुश्मन ताकतवर होगा और आपका इलाज करेगा। हमारे लोग दुश्मन को वोट देते हैं, अपना इलाज करवाते हैं। अच्छा, आपने सफाई कर्मचारी की बात की, एफजीदार प्रथा हो गया या कॉन्ट्रैक्ट हो गया या डेली वेजर हो गया, इनको पक्का नहीं किया जाता, परमानेंट नहीं किया जाता। इसका कारण आपने मंच पे भी बोला कि इसका कारण क्या है कि आपको 40-50 हजार रुपए तनख्वाह जब मिलेगी तो आप क्या करेंगे? फिर आप अपने बच्चों को सफाई कर्मचारी नहीं रखेंगे, फिर आप उनको पढ़ाएंगे प्राइमरी स्कूल की जगह जहाँ इंग्लिश मीडियम में बेहतर शिक्षा होती है, क्योंकि हर पीढ़ी अपनी पीढ़ी से अपनी पीढ़ी को आगे ले जाने का प्रयास करती है। फिर दूसरा, आपके पेट की भूख समाप्त हो जाएगी ना, तो आप सुविधाओं की तरफ भी बढ़ेंगे। आप गाड़ी खरीदेंगे, आप जो है एसी लगाएंगे, आप अच्छा मकान बनाएंगे, तो आपका सामाजिक जो स्तर है वो भी मजबूत होगा। दूसरा, पैसे वालों का सम्मान भी होता है। पैसे वाला चोर हो, फ्रॉड हो, धोखेबाज हो, पैसे वाला जो है रेपिस्ट हो, उसका भी सम्मान होता है। आप देखो कितने MP MLA ऐसे जो रेपिस्ट है, उनका भी सम्मान करते लोग, उनको माला पहनाते हैं, तो पैसे वालों की इज्जत होती है। तो मैं समझता हूँ कि जब, जैसा आपने भी बताया और हम सब लोग जानते हैं कि जब ये ठेकेदारी भत्ता खत्म होंगे, सरकारी सिस्टम में लोग, क्योंकि बाबा साहब ने लिखा ना कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो दैनिक कार्य है वो कभी ठेकेदारी से नहीं होगा। अगर 50,000 की तनख्वाह सफाई कर्मचारी को मिलेगी तो क्या वो अपने बच्चे को सफाई कर्मचारी बनाएगा, डॉक्टर इंजीनियर बनाएगा? क्या वो उसे अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए किसी के हाथ फैलाना पड़ेगा? या उसे आज सोचे 8,000 रुपये तनख्वाह पे काम करता है हमारा, कोरोना जैसी बीमारी आई, घर में माँ बीमार हो जाए, 50,000 रुपये का बिल आए, कहाँ से देगा? उधार लेगा, सारी लोग उधार को काट करेगा, उसके लिए सामाजिक अपमान रहेगा। इसलिए सिस्टम ने ये समझ लिया कि जब वंचित वर्ग के लोग आगे बढ़ने लगे कि इनको रोको, उसका तरीका ये था इसको निजीकरण की तरफ ले जाओ, क्योंकि सरकारी जिम्मेदारी, सरकारी जो जॉब ना गारंटी होती है। अगर आपको कुछ हो गया तो मृतक आश्रित में आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपकी बेटी, उसको मौका मिल जाएगा, तो यानी कि आपकी गारंटी थी। इसीलिए ये मनुवादी तंत्र आरएसएस भाजपा के लोग सारे सरकारी सिस्टम को प्राइवेट कर रहे हैं कि आरक्षण व्यवस्था खत्म हो जाए और ये गारंटी भी खत्म हो जाए, फिर ये गुलाम बन जाए जो हम दें उससे पैदा। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद क्या करेंगे? सबसे पहले अगर मान लो AFP पार्टी अगर नगर निगम में आती है, दिल्ली नगर निगम में आती है या उत्तर प्रदेश में आती है, उत्तराखंड में आती है, तो सबसे पहले आप क्या कार्य करेंगे? बहुत अच्छी बात आपने की, लेकिन मैं आज आपको मुझे रोकूं, मैं आपको रोकूं। जो आपने कहा है ना, क्या अकेला चंद्रशेखर इस पार्टी में है? हमारे लीडर खड़े हैं, अगर आप नहीं नकारेंगे, हिमांशु वाल्मीकि जी जो यहाँ लीड कर रहे हैं, महेश पहवाल जी, उन्होंने एक एजेंडा बनाया। मैं क्या करूंगा ये अलग बात है, लेकिन हमारे लीडर्स क्या सोचते हैं, उन्होंने क्या प्रोग्रामिंग की है, अगर हम ये नहीं बनाएंगे तो पता कैसे लगेगा? देखिए, चंद्रशेखर पूरे संगठन का नाम है। हाँ, लेकिन हम पे लीडर्स हैं, वो लीडर्स जो अपने दम पे इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये सवाल अगर आप हिमांशु जी से करेंगे तो वो बताएंगे कि उनका क्या प्लान है और वो क्या करके दिखाएंगे। क्योंकि अगर आप सिर्फ मुझे दिखाएंगे कि मैं ही हूँ,
तो ये लोग छिप जाएंगे। और ऐसा ही हुआ है कि हम व्यक्ति पूजा करते हैं, हम संगठन की वैल्यू नहीं समझते, हम संगठन की वैल्यू समझते हैं। जितना मैं जिम्मेदार हूँ संगठन का, उतना हिमांशु वाले भी हमारे नेता हैं। अब आप दिल्ली से जुड़ा हुआ सवाल हमारे नेता से करें और उनके जवाब में मैं उनके साथ खड़ा हूं। उनकी हर एक बात की जिम्मेदारी मैं लूँ। आइए। तो हिमांशु जी आप बताइए, सबसे पहले दिल्ली में, क्योंकि पहले जो सरकार आई है, आपने देखा भी है, पहले जो सरकार आई है उसने बड़े बड़े वादे किए, चुनाव चिन्ह भी ले लिया, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई शुरुआत जो है वो नहीं की है। फिर इनको परमानेंट किया जाए सफाई कर्मचारी। सरकार पहले आई, सबसे पहले उन्होंने कहा सफाई कर्मचारियों को पक्का किया। उन्होंने कहा जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं जिस भी विभाग में, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड हो, चाहे वो डीटीसी हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, डॉक्टर हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, बहुत बड़ी तादाद से हमारे लोग जो हैं उन जगहों पे लगा करते थे, नौकरियां उन्हें मिला करती थी। मगर सरकार ने बीते 7 सालों में एक नौकरियां नहीं निकाली। सरकार भी जो बीजेपी का एजेंडा है उसी आधार पे जो है उसी एजेंडे पे चल रही है। आरक्षण जानना चाहते हैं कि अगर आप एमसीडी में आते हैं तो आप क्या करेंगे? मैं इन्हें बता रहा हूँ, सबसे पहले सरकार आई, जैसे ही हमारे गाँव में मौका देते हैं लोग, और मौका देंगे भी, अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, मौका देंगे तो सबसे पहले जो है जो 30 साल की बीमारी है 30 दिन के अंदर उसको खत्म करने का काम करेंगे। उनके रुपए हुए जितने भी अलाउंस हैं वो सब करेंगे। उनको जो है वर्दी के पैसे नहीं मिलते, उनके जो है जो अभी तक कोरोना में लोग मरे हैं, एक शहीद हुए हैं, 1 करोड़ रुपए उनको वो रह रहे हैं, उनको वो देंगे। और उनके जो एरियल रुके हुए हैं जिसके कारण अगर वो एरियल आज उन्हें हमारे लोगों को सही समय पर मिल जाए तो लोग अपने बच्चों को इंजीनियर बना सकते हैं, डॉक्टर बना सकते हैं, अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया, मान्य सर आप तो एरियल की बात कर रहे हैं, रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिला है अभी तक। 45 दिन के अंदर जो है रिटायरमेंट का पैसा, पेंशन बंद दी जाएगी। 3-3 सालों से 3-4 सालों से जो है अभी तक रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिला, पेंशन नहीं बन रही है। तो सरकार को क्या पता, उन लोगों को क्या पता जिन लोगों के यहाँ लाखों रुपए महीने का आ रहा है, उन लोगों को क्या पता कि कैसे जो है परिवार चल रहा होगा। एक इतनी अनहोनी घटना हुई दिल्ली में और इस देश के अंदर संविधान का अपमान हुआ कि एक आदमी कच्चा ही रिटायर्ड हो गया।